फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी नर जनन तंत्र के बारे में और अब हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहूंगा कि नर जनन तंत्र में जिस प्रकार से हमने नर जनन तंत्र का वर्गीकरण किया था उसी तरीके से हम मादा जनन तंत्र का भी वर्गीकरण करेंगे और बहुत आसान तरीके से मादा जनन तंत्र को हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र का वर्गीकरण। मादा जनन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में हमने विभक्त किया है। प्राथमिक जनन तंत्र, द्वितीयक जनन तंत्र और बाह्य अंग। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि हमने किस तरह से जनन तंत्र को विभाजित किया है। प्राथमिक जनन तंत्र के अंदर, जैसा कि हमने नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन तंत्र वृषण को माना था, इसी तरीके से मादा जनन तंत्र में प्राथमिक अंग हम अंडाशय को मानते हैं। मैं फिर चर्चा में लूंगा कि अंडाशय को प्राथमिक जनन तंत्र क्यों कहा गया है। यहाँ प्राथमिक जनन तंत्र अंडाशय को 2 कारणों से कहा गया, एक हार्मोन के स्राव की वजह से और दूसरा अंडे के निर्माण की वजह से। इसके साथ द्वितीयक जनन तंत्र को हमने विभाजित किया है। द्वितीयक जनन तंत्र में हमारे पास में गर्भाशय आ जाता है, योनि आ जाएंगी, इसके अलावा वल्वर फ्लैप्स और बार्थोनियन ग्रंथि आ जाएंगी। इसके बाद बाह्य अंग की बात करते हैं। बाह्य अंगों के अंदर हमारे पास में क्लाइटोरियस, के साथ में बार्थोनियन ग्रंथियां भी इसमें हम शामिल करते हैं। प्राथमिक जनन तंत्र अंडाशय। प्राथमिक जनन तंत्र अंडाशय, जिसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूं। अंडाशय को प्राथमिक जनन तंत्र कहने का मूल कारण है इसमें होने वाले हार्मोन और अंडे का निर्माण। अंडाशय की संरचना अंडाकार होती है, इसीलिए इसे अंडाशय कहा जाता है। और मादा जनन तंत्र में अंडाशय का जो मेन काम है वो है अंडे का निर्माण। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी कि इस अंडाशय में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। इनके बारे में हम बाद में जब अंड जनन की बात करेंगे तब चर्चा में लेंगे। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इस प्राइमरी oocyte का क्या रोल है। देखिए, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र में थोड़ा सा विभेद ये है कि मादा जनन तंत्र में अंडाशय के अंदर ये प्राइमरी oocyte मादा के जन्म से पहले ही बनी रहती हैं और यही प्राइमरी oocyte आगे जाकर अंडे का निर्माण करती है। अंडाशय की बात करें तो इनकी संख्या 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट। राइट अंडाशय थोड़ा बड़ा होता है आकार में और लेफ्ट अंडाशय आकार में छोटा होता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे अंडाशय में एक गुहा बनी हुई है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। बहुत बार ये सवाल आ जाता है कि अंडाशय में मिलने वाली द्रव्य से भरी हुई गुहा क्या कहलाती है। इसे हम एंट्रम कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं अंडाशय अपनी स्थिति के अंदर एक लिगामेंट के द्वारा, एक तंतु के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे हम मीजो ओवेरियन कहते हैं। अगर इस शब्द की आप व्याख्या करें, मीजो शब्द लिया गया है आंतों के पास में मिलने वाली मीजेंट्री से, जिसके बारे में हम एनाटॉमी सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। और ओवेरियन का मतलब है अंडाशय के चारों तरफ मिलने वाला लिगामेंट। देखिए, मादा जनन तंत्र में 2 लिगामेंट आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। एक है मीजो ओवेरियन लिगामेंट जो अंडाशय को अपनी स्थिति में रखता है,
दूसरा लिगामेंट होता है ब्रॉड लिगामेंट, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम गर्भाशय से बात करेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि जन्म से पूर्व इसमें प्राइमरी oocyte का निर्माण रहता है। यही प्राइमरी oocyte आगे जाकर अंडे में परिवर्तित होती है। अंडाशय के कार्यों की बात करें तो अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडे का निर्माण करना और मादा लैंगिक हार्मोन्स का स्राव करना। जैसे हमने नर के अंदर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था, इसी तरीके से मादा में लैंगिक हार्मोन जो लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है वो है ईस्ट्रोजन। अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन और अंडाशय के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मैं उससे पहले आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया था कि कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाएं जन्म से पूर्व ही बन चुकी होती हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मिलने वाली कोशिकाओं को हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। यही oocyte जब विभाजित होती हैं जन्म के पश्चात तो ये सेकेंडरी oocyte में बदलती हैं। इन सेकेंडरी oocyte एक फॉलिकल में पाई जाती है जिसे हम परिपक्व पुट्टिका या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर फॉलिकल और oocyte दो अलग अलग शब्द है, मैं यहाँ लिख देता हूं। फॉलिकल आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक गुहा है, एक कोशिका है, एक पुट्टिका है जिसके अंदर oocyte मिलती है। इसी तरीके से ग्राफियन फॉलिकल एक परिपक्व पुट्टिका होती है जिसके अंदर अंडाशय से मिलने वाली ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अंडा मिलता है जिसे हम सेकेंडरी oocyte अवस्था भी कहते हैं, जिसके बारे में हम oogenesis के अंदर चर्चा करेंगे। जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल फटती है और अंडाशय बाहर आता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग। जैसे ही अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है, इसके बाद अंडाशय पर एक मासल चपटी संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि पीत काय बॉडी आप देख रहे हैं, इसका रंग लाल व पीला होता है। आगे जाके यही कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ईस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है और ये ग्राफियन फॉलिकल आप देख रहे हैं, इसको हमने मैच्योर या परिपक्व पुट्टिका कहा था। यह ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय पे मिलती है। आप अगर संरचना को साधारण रूप से देखेंगे तो अंडाशय की इस तरह की स्ट्रक्चर पर एक छोटी पुट्टिका मिलती है जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। यह ग्राफियन पुट्टिका की आंतरिक संरचना, जिसे थीका इंटरना कहा जाता है, इस थीका इंटरना से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ईस्ट्रोजन के बारे में, और यही ईस्ट्रोजन मादा में लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और इस हार्मोन का मुख्य कार्य है गर्भधारण को बनाए रखना। तो बच्चों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में दो हार्मोन्स आ चुके हैं जिन हार्मोन्स का स्राव अंडाशय से होता है। इसीलिए इसको हमने प्राथमिक जनन तंत्र कहा था। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन कहलाता है, जबकि ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होने वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन कहलाता है। इसे आप नोट डाउन करेंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है गर्भधारण को बनाए रखना। यह गर्भाशय में संकुचन को रोकता है, जबकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है, यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी ताव के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। आगे ताव के लक्षणों की बात करेंगे जब हम मध्य चक्र पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, विभिन्न पशुओं में अंडाशय का आकार। सभी पशुओं में अंडाशय का आकार समान नहीं होता है, बहुत सारी विभिन्नता मिलती हैं और विभिन्नताओं को आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे पास में कुछ डायग्राम है जिनसे हम प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं।
पूर्व की परीक्षाओं में भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि अंडाशय का आकार कैसा होता है। देखिए बच्चों, एक कॉमन सी बात है, अंडाशय का आकार अंडाकार होता है, लेकिन इस अंडाकार में कुछ विभिन्नताएं मिलती हैं और विभिन्नताओं को हम आगे चर्चा लेंगे। सबसे ज्यादा विभिन्नता मिलती है घोड़ी के अंडाशय में। आप देख रहे हैं यहाँ पे घोड़ी के अंडाशय का डायग्राम दिया गया है और इस घोड़ी के अंडाशय के अंदर आप आकृति पाएंगे किडनी के आकार की या राजमा के बीज के आकार की अंडाशय मिलता है इसमें। घोड़ी के अंडाशय की खास बात होती है इसमें मिलने वाला ओव्यूलेशन फोसा। देखिए ये ओव्यूलेशन फोसा केवल और केवल घोड़ियों में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य है अंडोत्सर्ग होना। इस ओव्यूलेशन फोसा के द्वारा ही घोड़ियों में अंडोत्सर्ग होता है। इसका मतलब अन्य किसी भी जगह से अंडोत्सर्ग नहीं होता। लेकिन अगर यही बात हम गाय भैंस की करें तो वहां पर किसी भी सतह से अंडोत्सर्ग हो सकता है। अंडोत्सर्ग यहां से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। इसीलिए गायों में एक या दो बच्चे होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि मेयर के अंदर सिंगल बच्चा होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसका मूल कारण है ओव्यूलेशन फोसा का मिलना। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि पिच में यानी कुतिया में और सुअरी में अंडाशय का आकार कैसा होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ये बहुत जरूरी सीखना होगा और ये सवाल भी बहुत आते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। सुअरी और बिच के अंदर कुतिया में अंडाशय का आकार गुच्छेदार होता है। देखिए मैंने गुच्छेदार कहा है, लेकिन अगर इसको मैं और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ये अंडाकार गुच्छेदार होती है। अंडाकार गुच्छेदार होने का मूल कारण है यहाँ पर अंडोत्सर्ग की मात्रा अधिक होना। पिच में और 100 में अंडोत्सर्ग एक से ज्यादा होते हैं, इसीलिए एक से ज्यादा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं संरचना के अंदर बहुत सारे कार्पस ल्यूटियम बने हुए हैं और ये संरचना मलबरी शेप, गुच्छेदार, अंगूर के गुच्छे समान दिखती है। टेबुलर फॉर्म में आप पाएंगे कि सभी एनिमल्स की हमने यहाँ पे संरचना लिखी है और बहुत बार ये सवाल आते भी हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। जहां पर मैंने पहले भी चर्चा ली थी कि जो मेयर है, मेयर के अंदर आपको बहुत स्पेशल तौर पे याद रखना पड़ेगा। किडनी के आकार की मिलती है और आप देख रहे हैं बिच में और 100 में, कुतिया में और सूरी में, साथ के साथ पोल्ट्री में भी अंडोत्सर्ग की मात्रा अधिक होती है। इसलिए इन तीन पशुओं के अंदर, पक्षियों में अंगूर के गुच्छेदार समान अंडाशय मिलता है। द्वितीयक अंगों की बात करेंगे। जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र में द्वितीयक अंगों का वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार मादा जनन तंत्रों में भी द्वितीयक अंग पाए जाते हैं। और द्वितीयक अंगों में हमने शामिल किया है अंडवाहिनियों को, गर्भाशय को, योनि को व सर्विक्स को यानी गर्भग्रीवा को। आप डायग्राम में देख रहे होंगे इन सभी चार पार्टों को। अंडाशय को हमने प्राथमिक अंग कहा और उसके बाद की संरचना हमारे पास में जब आती है तो प्राथमिक जनन तंत्र के बाद में अगली संरचना आती है यहाँ पे अंडवाहिनियां। जिस प्रकार शुक्र वाहिनियां थी उसी तरीके से अंडवाहिनियां होती हैं। यह भी अंडों का परिवहन करती हैं। शुक्र वाहिनियां शुक्राणुओं का परिवहन कर रही थी और अंडवाहिनियां अंडों का परिवहन करती है। और उसके आगे की संरचना शुरू होती है गर्भाशय के रूप में। इस गर्भाशय के दो मुख्य भाग होते हैं, एक हॉर्न जिसे हम सींग भी कहते हैं और दूसरा होता है बॉडी, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, हॉर्न व बॉडी के बारे में। और तीसरा इसका भाग होता है सर्विक्स, गर्भग्रीवा। यह सर्विक्स एक बैरियर होती है जो शुक्राणुओं के परिवहन को निर्धारित करती है और गर्भधारण के दौरान फीटस को गर्भाशय से बाहर नहीं आने देती है। और अंतिम तौर पे जब हमने द्वितीयक अंग माना है उसमें हम वेजाइना यानी योनि को शामिल करते हैं।
शुरू करते हैं अंडवाहिनियों से। अंडवाहिनियों के 3 प्रमुख भाग होते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं अंडवाहिनियों के 3 प्रमुख भागों में सबसे प्रमुख भाग होता है इन्फंडिबुलम, द्वितीयक भाग होता है एम्पुला, और यह आगे बढ़ते हुए इस्थमस और अंतिम तौर पे इस्थमस गर्भाशय से जुड़ा रहता है। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि इस अंडवाहिनी का मुख्य कार्य क्या है। अंडवाहिनी का जब आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो अंडवाहिनी का कार्य है निषेचन हेतु स्थान उपलब्ध करवाना, शुक्राणुओं का परिवहन करना, यह संख्या में 2 होती हैं जिनके 3 प्रमुख भाग होते हैं, और तीनों प्रमुख भागों के बारे में हमने चर्चा करी है। इन्फंडिबुलम, इस इन्फंडिबुलम का मुख्य कार्य है अंडों का संग्रहण करना। जैसा हमने पहले भी बताया था कि अंडों का उत्पत्ति होती है अंडाशय से, और अंडाशय से ये अंडे आगे बढ़ते हुए इन्फंडिबुलम की तरफ जाते हैं। अगर आप साधारण संरचना देखेंगे तो इन्फंडिबुलम एक कीप नुमा संरचना होती है, कीप नुमा संरचना जिसका अगला भाग चौड़ा होता है और इसके अगले भाग में कुछ फिम्ब्रिया पाई जाती हैं जो गतिशील होती हैं, और ये अंडे को गतिशीलता देती हैं जिससे अंडा आगे की ओर बढ़ता है। दूसरा भाग मिलता है एम्पुला, और एम्पुला भाग परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जाता है कि अंडे का निषेचन कहाँ होता है। देखिए बच्चों, एक थोड़ा इसमें मैं पार्ट जोड़ना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछे कि अंडों का निषेचन कहाँ होता है तो एम्पुला बिल्कुल सही जगह है। अगर बेस्ट साइड पूछी जाए तो एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन, जिसे हम AIJ कहते हैं, एम्पुला इस्थमस जंक्शन बेस्ट साइट है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की। गर्भाशय, यह एक खोखली व मांसल संरचना होती है। मांसल संरचना मस्कुलर है, इसीलिए यह गर्भधारण को बनाए रखती है, जिसके बहुत सारे काम हैं। इन कामों की चर्चा करेंगे उससे पहले मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। गर्भाशय को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। आप देख रहे हैं इसके 2 भाग हैं। एक भाग है जिसे हम सींग कहते हैं, और दूसरे भाग को हम बॉडी यानी शरीर कहते हैं। यह बॉडी आकार में छोटी होती है और सींग बड़े होते हैं जो गर्भधारण को बनाए रखते हैं। फीटस इन्हीं सींगों के अंदर रहता है। लेफ्ट व राइट दोनों सींग बॉडी में अटैच होते हैं। जब गर्भाशय के कार्य की बात करेंगे तो गर्भाशय के मुख्य कार्यों में हम शामिल करते हैं शुक्राणुओं का परिवहन करना और यूट्रोट्रॉफ यूट्राइन मिल्क का स्राव करना, जो जायगोट को पोषण देता है। देखिए जायगोट की चर्चा हम तब करेंगे जब निषेचन को पढ़ेंगे। मैं आपको छोटे रूप में बता दूं, जायगोट का आशय होता है जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और एक 2N कोशिका का निर्माण करते हैं। यह 2N कोशिका जायगोट कहलाती है, और यह जायगोट लगभग 12 से 13 दिन तक इस गर्भाशय के अंदर घूमता रहता है। जब तक ये चिपकता नहीं है तब तक इसका पोषण गर्भाशय के द्वारा किया जाता है, जिसको हम यूट्रोट्रॉफ कहते हैं, जो कि प्रोटीन से युक्त पदार्थ होते हैं जो इस जायगोट को पोषण प्रदान करते हैं। मध्य चक्र को नियंत्रित करने में भी गर्भाशय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन या PGF2 अल्फा कहते हैं। यह प्रोस्टाग्लैंडिन अंडाशय पर उपस्थित कार्पस ल्यूटियम को हटाता है, जिससे मध्यचक्र नियंत्रित होता है। विभिन्न पशुओं में गर्भाशय का आकार,
आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म के अंदर गर्भाशय के आकार को बताया है। मोटे तौर पे गर्भाशय को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक बाइकॉर्नुएट, दूसरा बाइपार्शिएट। बाइकॉर्नुएट जो गर्भाशय मिलता है जिसके अंदर हॉर्न बड़े व बॉडी छोटी, यानी सींग बड़े होते हैं व उसका शरीर छोटा। आप देखिए डायग्राम के अंदर, अगर हम गाय की बात करें तो गाय के हॉर्न के अंदर, बॉडी के अंदर हॉर्न तो बड़े रहेंगे और बॉडी छोटी रहेगी, जिसका आकार अंग्रेजी के वाय आकार में बनता है। ये लगभग सभी पशुओं में मिलता है, लेकिन मेयर में यानी घोड़ियों के गर्भाशय में थोड़ी सी विभिन्नता मिलती है, जिसे हम बाइपार्शिएट कहते हैं। बाइपार्शिएट का मतलब होता है यहाँ पर बॉडी बड़ी होती है व हॉर्न छोटे होते हैं, जिसका आकार अंग्रेजी के टी आकार में रहता है। कुतियों में मिलने वाला गर्भाशय बाइकॉर्नुएट प्रकार का ही होता है, लेकिन इसकी आकृति अंग्रेजी के वी आकार की होती है, यानी हॉर्न बहुत बड़े होते हैं और बॉडी इसमें छोटी मिलती है। सर्विक्स, गर्भग्रीवा। सर्विक्स का मूल कार्य है बैरियर की तरह कार्य करना, यानी रुकावट की तरह कार्य करना। आप यहाँ पे सर्विक्स की संरचना देख रहे हैं, इसमें 2 से लेकर 5 तक फोल्ड्स मिलते हैं, जिन्हें हम एन्युलर रिंग्स भी कहते हैं। इन फोल्ड्स का मुख्य कार्य होता है एक तरह से बैरियर की तरह कार्य करना। शुक्राणु जिनकी गतिशीलता कम होती है वह इन बैरियर्स में फंस जाते हैं और रुक जाते हैं। इसके अलावा इन बैरियर्स का मुख्य कार्य है गर्भाशय के अंदर प्रवेश, संक्रमण के प्रवेश को रोकना तथा जब गर्भधारण होता है उस समय फीटस को बाहर आने से रोकना। इस सर्विक्स के द्वारा कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब हम सौ की बात करते हैं, सुअरी की बात करते हैं, जिसके गर्भाशय का आकार और अन्य पशुओं के आकार की तुलना में थोड़ा विभेद मिलता है। ये आकार घुमावदार होता है क्योंकि जो बोर होता है उसके पेनिस का अगला हिस्सा भी घुमावदार पाया जाता है। जब सर्विक्स की बात कर रहे हैं, इसकी संरचना के अंदर वह भाग जो योनि की तरफ मिलता है जिसे हम बाहरी भाग कहते हैं, एक्सटर्नल ऑस कहा जाता है, जबकि आंतरिक तौर पे जो गर्भाशय की तरफ मिलने वाले भाग को हम इंटरनल ऑस कहते हैं। बाह्य अंग जिसमें मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं पार्थोनियन ग्रंथियां, वेस्टिब्यूल्स, क्लाइटोरियस, व वल्वर लिप्स। पार्थोनियन ग्रंथियां या वेस्टिब्यूल वे ग्रंथियां होती हैं जो मेटिंग के दौरान जनन मार्ग को चिकना बनाए रखती हैं, जबकि क्लाइटोरियस नर के ग्लांस पेनिस के समतुल्य माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों भाई कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लाइटोरियस नर के किस अंग के तुल्य होता है। ग्लांस पेनिस के समतुल्य होता है। इसको ग्लांस पेनिस के समतुल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संवेदी अंगों से, संवेदी तंत्रिका तंत्रों से भरपूर होता है। अब हम एक ओवरव्यू की बात करते हैं, जहां पर मैं संक्षिप्त रूप में आपको मादा जनन तंत्र के बारे में बताता हूं। मादा जनन तंत्र की अगर हम संरचना देखें तो यहाँ पे 2 अंडाशय थे, जैसे कि हमने स्टडी भी करी थी और शुरुआत में हमने पता किया था कि मादा जनन तंत्र में 2 भाग हैं, जिसमें दोनों अंडाशय हम शामिल करते हैं प्राथमिक अंग के रूप में। इन अंडाशय की जुड़ाव रहता है
अंडवाहिनियों से, जो कि एक घुमावदार संरचना होती हैं, और यही अंडवाहिनियां आगे जाकर गर्भाशय से जुड़ी रहती हैं। इस संरचना को आप गौर से देखें, इसमें आपको पाएंगे कि प्राथमिक अंग है अंडाशय, और हमने क्यों अंडाशय को प्राथमिक अंग कहा था इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। दूसरा भाग रहता है इसका अंडवाहिनियों का। अंडवाहिनियों के हम 3 भाग करते हैं। इस भाग को हमने कहा इन्फंडिबुलम, और जो भाग गर्भाशय जुड़ा रहता है वह कहलाता है इस्थमस, और मध्य जो फूला हुआ भाग है उसे हम एम्पुला कहते हैं। देखिए, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में विभेद रहता है सहायक ग्रंथियों का। मादा जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। यह है गर्भाशय के सींग या हॉर्न, जिनका मुख्य कार्य है जाइगोट या युग्मनज को चिपकाना।